या वैक्सीन हो या फिर कोई और किसानों के अधिकारों की बात हो, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात हो, उन सब में साहिल जी का योगदान अतुलनीय है, कमाल का है। साहिल गोयल जी ने किस प्रकार धोखेबाजी से पब्लिक को गुमराह किया जाता है, उन पे ऑर्डर्स थोपे जाते हैं, इस बारे में भी लोगों में काफ़ी जागरूकता फैलाई। देखिए, सिस्टम के भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर काम करते हुए वे सच उजागर करने के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हैं और अक्सर विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो कानून, इंजीनियरिंग, साइबर सुरक्षा, सामाजिक सक्रियता और जन जागरूकता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैले अपने करियर के साथ वे लगातार पारदर्शिता, सत्य और न्याय के प्रबल समर्थक रहे हैं। तो ये उनका परिचय, उनके बारे में मैं एक्चुअली जितना बोलता जाऊँ उतना कम है। उनका योगदान, उनके जो जुझारूपन है और उनका जो देश के प्रति सेवा का जो भाव है, उसके बारे में मैं कितना ही कहता जाऊँ, शब्द हमेशा कम ही पड़ेंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं आपके समक्ष साहिल जी को अनुरोध करता हूँ कि इस वार्ता को आगे बढ़ाएँ और शुरुआत हम विस्तार में बात करेंगे किस तरीके से दिल्ली में अपार आईडी का जो ऑर्डर है वो निरस्त हुआ, उसके बाद नए ऑर्डर्स आए, उसके पीछे की क्या कहानी है, आगे हमें हमारे सामने क्या रास्ता है। उससे पहले मैं साहिल जी से अनुरोध करूँगा कि वो हमारे दर्शकों को बताएँ कि ये अपार एक्चुअली है क्या और इसके पीछे जो बहुत ही एक खतरनाक साजिश है, वो साजिश क्या है? वैसे तो हम में से काफ़ी लोगों को पता है, बट फिर भी कुछ नए दर्शक हैं जो कई लोग मिलते हैं जब हम एक्टिविज़्म करने जाते हैं साहिल जी, तो लोग ये पूछते हैं, "अरे! अपार से तो क्या नुकसान हो जाएगा? वो तो बस एक रिकॉर्ड रखने के लिए ईज़ी चीज़ हो जाएगी, डिजिटल में तो सब कुछ आसान हो जाता है।" तो फिर ऐसा क्या है कि मतलब जो एक आम आदमी देख नहीं पाता है? ओवर टू यू साहिल जी। सबसे पहले तो आप सभी साथियों को नमस्ते। और सिद्धार्थ जी ने बहुत ही गहराई से बातें रखी हैं और हमारा इनका मिलना तो खैर पहले भी हुआ है और कुछ दूर की बातों पे चर्चा भी हुई थी पहले। देखिए, अपार आईडी की अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम आपको एक शब्द कहता है APAAR, which stands for Automated Permanent Academic Account Registry। अब आप ये देख रहे हैं कि वो आपको कह रहे हैं कि इसके फायदे हैं। यहाँ पे बच्चों का पूरा डेटा जो है वो मेंटेन किया जाएगा। उनके जितने भी मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए हैं उस पूरे डेटा को जो है उस सर्वर के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। बच्चों के जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी उसके बारे में भी उसके अंदर जो है प्रावधान दिए गए हैं कि वो वहां पर उसको फाइल कर सकते हैं। बच्चों की जो एग्जामिनेशंस होंगे उसका रिजल्ट, वो पास हुए बोर्ड के अंदर, फेल हुए, क्या रहा उस रिजल्ट का, वो कहते हैं कि आपका इसका जो है आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर पाएंगे पूरे देश भर के अंदर, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और वो आपको लगातार ये बात भी कहते हैं कि ये जो है ट्रांसफर्स को इजी बना देगा। जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स आपने सुना होगा, और कुछ कुछ जो चीजें डेटा में मिसमैच होता है वो कहते हैं इसको भी ये रेवोल्यूशनराइज करेगा। लेकिन समस्या इसकी जड़ में है कि इस अपार के फायदे तो बता रहे हैं लोग, लेकिन इस अपार के अपार संभावनाएं ऐसी भी हैं जो कि खतरनाक हो सकती हैं। अब बच्चों का डेटा सिर्फ उनके एग्जामिनेशन तक सीमित नहीं है, इसके अंदर उनके बिहेवियर का डेटा, उनका साइकोलॉजिकल एनालिसिस, टीचर्स बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, वो सारी टिप्पणियां, बच्चों का आपस में क्लास के दूसरे बच्चों के साथ क्या इंटरेक्शन है, किस प्रकार की वो बात करते हैं, उनका आपस में एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर है, कनेक्शन कैसा है,
ये सब डाटा को भी रखने का प्रोविजन इसके अंदर ये लोग दे रहे हैं। लेकिन जब हम इनसे पूछते हैं कि इस पूरे डाटा की जरूरत क्या है आपको, एक बच्चा जो नर्सरी क्लास से लेकर और हायर सेकेंडरी तक जाता है और फिर जो है कॉलेजेस में जाता है, आपको उसका बचपन से लेके लास्ट तक का साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्यों चाहिए? क्यों आप इतने डेटा को इकट्ठा करना चाहते हैं? बोर्ड के सर्टिफिकेट्स तो पहले भी इशू होते थे, आपने हमने भी जो है स्कूल्स पास किए हैं, यूनिवर्सिटी से एग्जाम्स दिए हैं। ठीक है, कुछ परसेंट लोगों को दिक्कत आती है कभी कभी, लेकिन ये सारा डाटा जो ये लोग रख रहे हैं, ये जा कहाँ रहा है? और इस डाटा का जो सर्वर है उसका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म क्या है? आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, प्राइवेसी। ये प्राइवेसी बड़ा ही मतलब परेशान करने वाला शब्द है, लेकिन प्राइवेसी के अगर आप मूल में जाएंगे तो किसी सिस्टम में अगर प्राइवेसी को इंप्लीमेंट किया जाता है तो देयर आर टू मैकेनिज्म्स। वन इज प्राइवेसी बाय पॉलिसी एंड द अदर इज प्राइवेसी बाय डिजाइन। आपने देखा है कि पूरे देश भर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आज मोबाइल जो हैं चल रहे हैं और अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, वो सब कहते हैं कि हम आपका डाटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेंगे। सुना होगा आप लोगों ने। वो ये भी कहते हैं कि आपके डाटा की हम सुरक्षा कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि आपका डाटा हमने सिक्योर जगह पे रखा हुआ है और इसके हर एक पुख्ता हमने इंतजाम किए हुए हैं कि डाटा की भी लीक ना हो पाए। हमने पूरे साइबर सिक्योरिटी का मैकेनिज्म इस पे इंप्लीमेंट किया हुआ है। लेकिन आपने सुना होगा कि रोजाना लाखों साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। दुनिया जहान का डाटा जो है वो लीक होता है, फिर चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स का डाटा हो। और हमारे देश की जो सरकार है वो एक बड़ा मैकेनिज्म जिसको लेके आई, इन्होंने कहा कि रेवोल्यूशनराइज करेगा ये पूरे सिस्टम को, जिसका नाम आधार कार्ड है। उसका भी डाटा लीक हुआ, एक बार नहीं कई बार लीक हुआ, और वो डार्क वेब पे बिकता रहा। यही कारण है कि हमारे देश के अंदर साइबर फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। तो जब इनसे पूछा जाता है कि आपने इस पूरे सिस्टम को डिजाइन कैसे किया है, आपके क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं, तो इनके पास पूरा जवाब नहीं है उस चीज का। आपने क्या एन्क्रिप्शन मैकेनिज्म इस्तेमाल किया है? आप ये बताइए कि डिपार्टमेंट ने अगर कोई डाटा लॉस होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा, इसका कोई प्रोविजन बनाया है क्या? हम पूछते हैं इनसे, इन्होंने कहा नहीं, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। हम इनसे पूछते रहे हैं कि ये अपार आईडी जो आप 2021 के अंदर लेकर आए, कहा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनेगा, फिर कहा दिसंबर 2024 के अंदर इन्होंने जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है ये स्टेटमेंट दी कि जो अपार आईडी है वो वॉलंटरी है। वो जो स्टेटमेंट है वो उस पूरी पिटीशन के साथ जो है वो लगी हुई है। मैं समझता हूँ सिद्धार्थ जी हैं जो आपको वो सप्लाई कर पाएंगे, और वो आप एआईएम की वेबसाइट से भी ले पाएंगे। वो पूरी पिटीशन में सभी डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं सिलसिलेवार तरीके से, और उसी के अंदर जो है वो आरटीआई भी है। तो वहां ये पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि ये अपार आईडी जो है ये वॉलंटरी है और बच्चों के या माता पिता के कंसेंट से बनेगा। यहाँ बच्चों के कंसेंट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो 18 साल से बड़े बच्चे हैं वो जो है कंसेंट खुद दे सकते हैं, लेकिन जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनका कंसेंट जो होता है कानून के नजरों के अंदर वो मान्य नहीं होता। अगर उनसे कोई सिग्नेचर करवा भी ले जाता है तो उस सिग्नेचर की वैल्यू नहीं है। अब वो अपार आईडी का कंसेंट इन्होंने अगर लेना है, और दूसरी तरफ जो है स्कूल्स में कॉलेजेस में
या बोर्ड्स के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, जैसे अभी बात चल रही थी सीबीएसई के बारे में, तो सीबीएसई ने जिस प्रकार का मैंडेट इशू कर दिया कि 27 अगस्त 2025 को उन्होंने कहा कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th और 12th के लिए है, उसके लिए आपको अपार आईडी देना पड़ेगा, और जब तक आप वो सबमिट नहीं करेंगे तो आपका लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो फाइल नहीं हो पाएगा। ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो फाइल करना था, ये स्कूल्स ने फाइल करना था सीबीएसई के पोर्टल के ऊपर। अब सीबीएसई जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से पेरेंट्स को कोर्स कर रहा है, वो कह रहा है कि आप आरआईडी बनाइए। दूसरी तरफ मंत्रालय में इनका दिया गया जवाब जो है वो कहता है कि ये वॉलंटरी है। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गए? हमने आरटीआई में इनको इतने सारे सवाल पूछे, उनमें से कुछ ही सवालों के इन्होंने जवाब दिए, और उसमें भी इन्होंने खैर लिखकर दे दिया कि ये वॉलंटरी है, वो आरटीआई भी आपको मिल जाएगी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है सिस्टम के अंदर बार बार, कि सिस्टम जो एक हाथी की तरह काम कर रहा है, जिसके दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के दांत अलग हैं। भाई आप अगर आधार अपार आईडी को मैंडेट कर रहे हो तो आप पहली बात तो मैंडेट कर नहीं सकते, आपने खुद ऐसी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। फिर इसके लिए कोई स्टैट्यूटरी लॉ अवेलेबल नहीं है, आपने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया, संविधान का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप बच्चे को मैंडेट कर सकते हैं। इवन उसके उल्टा है, राइट टू एजुकेशन है, आर्टिकल 21A, जो कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को जो है मुफ्त और जरूरी शिक्षा जो है उपलब्ध कराने का आपको फैसिलिटी देता है, और देश की सरकार के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो करवाए। ये आपने बिल्कुल ठीक बात बोली साहिल जी, और मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ कि हम लोग जब यूनिवर्सिटी गए थे और वहाँ हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा। कुछ दर्शक हमारे साथ लेट जुड़े हैं और उनको मैं बता दूं एक बार फिर, एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन आपका साहिल जी देना चाहूँगा उनको। वैसे तो अधिकतर लोग आपको जानते हैं। आज हम लाइव हैं एडवोकेट साहिल गोयल जी के साथ, जो दिल्ली से हैं, सुप्रीम कोर्ट में और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। कंप्यूटर साइंस इनका बैकग्राउंड है, और पैंडेमिक स्कैम, जिसे हम स्कैमडेमिक बोलते हैं, उन दिनों से लेके और आज तक उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, और राष्ट्र सेवा में एक उनका एक बहुत बड़ा नाम है। वैक्सीन से लेके, किसान आंदोलन से लेके, और कैशलेस सोसाइटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कैम्प ट्रेल्स, सब क्षेत्रों के अंदर उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। साहिल गोयल जी, आज हम अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम जो है उनका बहुत स्वागत करती है, और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने व्यस्त शेड्यूल में से अपना कीमती समय हमें दिया आज। तो साहिल जी, हम गए थे यूनिवर्सिटी, जब हम गए तो हम वहाँ थोड़े, मतलब हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि वो लोग हमसे मिलना ही नहीं चाहते, जो अथॉरिटीज़ हैं जो इस तरीके से ऑर्डर्स निकालती हैं। मगर जब हम उनसे रूबरू मिलने जाते हैं तो ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हम कोई क्रिमिनल्स हो, लाइक हाउ देयर सिक्योरिटी बिहेव विद अस, वी आर नॉट अलाउड टू मीट इन ग्रुप, और 2 ही लोग मिलेंगे, एक ही बंदा मिलेगा। और इतना करने के बावजूद भी जो मेन अथॉरिटी है वो मतलब आपको घंटों वेट करवाती है। तो इस बार हम लोग थोड़ा मायूस होकर लौट ही रहे थे, बट आते आते फिर एक कहीं से कुछ, जैसे बोलते हैं ना, कोई गार्जियन एंजल आ गया, कोई एंजल आ गया जिसने हमें एक व्यक्ति की तरफ गाइड कर दिया। जो व्यक्ति जो था वो आईटी का और लीगल लीगल एक तरीके से लीगल हेड भी था और आईटी के अंदर भी था। तो उसने जब हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे तो वो देखते ही समझ गया कि मतलब यूनिवर्सिटी को अपना ऑर्डर जो है सर्कुलर वापस लेना ही पड़ेगा। जो भी उन्होंने ऑर्डर सर्कुलर निकाला है दैट इज टोटली इलीगल। तो हमने वो पिटीशन उनको दिखाया, नोटिस दिखाया, तो देखिए अब अंदर अंदर लोग मानते तो हैं, बट जो बड़े साहब हैं जो इनके सिर पे जो बैठे हुए हैं उनके आगे इनका मुंह खुलता नहीं है। तो समस्या ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। देन फिर हम यूनिवर्सिटी के मेन ऑफिस भी गए थे, वहाँ भी हमें काफ़ी देर वेट करवाया गया, और फिर वहाँ के भी हम लीगल हेड से, जो एक लेडी है, उन्होंने तो टोटली सब कुछ अपने मुंह से स्वयं ही बता दिया, हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं हुई। उन्होंने बोली ये टोटल इलीगल ऑर्डर है, ऐसा कर ही नहीं सकते। और उनकी, जैसा कि आपने बताया,
तो उनकी वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है कि दैट इट इज वॉलंटरी एंड इट कैन नॉट बी मैंडेटेड, है ना। और इसके अंदर तो आई थिंक एक पुट्टा स्वामी जी का एक बहुत केस भी है कि मतलब यू कैन जी, नॉट आस्क PS फॉर आधार पुट्टास्वामी। फॉर सच पर्पसेस। तो साहिल जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो बाबू लोग हैं जो कि बहुत ही मोटी चमड़ी के हैं और इनको मतलब आम जनता की परेशानियों से और अ, एक जो बच्चों के भविष्य से इनको कुछ लेना देना नहीं है, इनको बस एक कोई कोई तो क्या इनको कुछ बोल देता है और ये ऑर्डर पास कर देते हैं। तो इन बाबुओं के साथ अब तक आपका क्या अनुभव रहा है और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप साझा करना चाहते हैं कि किस तरीके से कोई आपको ऐसा कोई गार्जियन एंजल मिला जिसने आपकी बात समझने का प्रयास किया हो, जो मशीनरी में रहते हुए इन चीज़ों को समझ जाए और आपको एक साइलेंट सपोर्ट दे, खुल के सामने ना आए बट एक साइलेंट सपोर्ट दे आपको। आपको ऐसा कोई अनुभव आया? देखिए, नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा। बहुत से ऐसे साथी होते हैं जो सिस्टम में रह के बहुत सारी बातों को समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि सिस्टम जब ऊपर से कंट्रोल होता है कि वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते, वो चाहते हुए भी बता नहीं पाते, अपने सीनियर के आगे कुछ बोल नहीं सकते हैं। उनको लगता है कि उनके ऊपर डिसिप्लिनरी रिएक्शन ले लिया जाएगा, उनको डर होता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन टाइम टू टाइम वो लोग कुछ कुछ बातें जो हैं सिस्टम के अंदर पुट कर देते हैं, और आप लोगों के लिए भी जगह बनाते हैं कि आप आइए और इस चीज को सही तरीके से लड़िए। अब कुछ लोग जो ऊपर बैठे एजेंडा चला रहे हैं, समस्या वहां से होती है। ये जो नीचे लोग बैठे हैं, जो बाबू लोग हैं, वो बेचारे नहीं कर रहे होते हैं। और बहुत सारे बाबू लोगों को तो पता भी नहीं होता कि ये एक्चुअल में है क्या, इसके पीछे कानून है भी कि नहीं है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी लीगल बेस क्या है। आप सोचिए जरा कि ये अपार आईडी पूरे देश भर के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। पूरे देश भर के जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स जो हैं, वो एक तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप इंश्योर कीजिए 100% अपार आईडी। और ये इंश्योर शब्द आपने पहले भी सुना होगा जब आपने कहा कि ये स्कैमडेमिक, हम और आपने तो ये जो है बड़ी नजदीक से देखा है इस चीज को। जिस समय पे ये लगाए जा रहे थे आपके हाथों में जबरदस्ती, आपको कहा जा रहा था कि आप स्कूल में मत जाइए, आप बस में नहीं चढ़ सकते हैं, आप रेलवे पे नहीं जा सकते हैं, आप फ्लाइट में नहीं जा सकते हैं, आप मेट्रो में नहीं चढ़ सकते हैं, आप सर्टिफिकेट दिखाइए पहले। और बाद में केंद्र सरकार ने ही कहा कि हमने इसको मैंडेटरी किया ही नहीं था। मैं उस बिल्कुल। सुई की बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत अगर क्लियर शब्दों में बोलेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ वीडियोस होती हैं वो डिलीट कर दी जाती हैं। तो ये स्मार्टनेस हमने खैर उसी दौर से सीखी है। तो इसके लिए हम लोग इन्हीं के धन्यवाद करते हैं कि ये लोग हमें सिखाते रहते हैं समय समय पर कि कैसे पूरे सिस्टम के साथ जो है खेलना है। जैसा सही कि बात है इन सर। लोगों ने हमारे साथ खेला अभी, कि उस अपार आईडी को तो जो है इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। जो इनका मैंडेट था सीबीएसई का क्लास 10th और 12th के लिए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के लिए, जब उन्होंने उसका पिटीशन दिया सीपी ग्राम के अंदर और उसका जो ग्रीवियंस फाइल किया हमने, तो विद इन 72 आवर्स इन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। और वो नया सर्कुलर इशू हो गया 9th ऑफ सितंबर को। 72 आवर्स से कम लगे उसके अंदर, क्योंकि अच्छा उनको पता साहिल था कि जी। ये पूरा का पूरा फ्रॉड है। और उसमें जो था टाइम बाउंडेशन भी थी, क्योंकि जो बोर्ड हम्म, एग्जामिनेशन थे, बच्चों को बाउंड कर दिया था। देखिए, इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि जिन लोगों को अपार आईडी नहीं बनवाना है, भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड पे नाम में कुछ डिफरेंसेस हैं, और सीबीएसई के रिकॉर्ड में जो डाटा चल रहा है उसमें कुछ और डिफरेंस है, या उनके पास जो करेक्ट नाम जो है वहां चढ़ा नहीं हुआ है। अब उनको जो है एक प्रकार से आधार कार्ड के लिए जो है मैंडेट किया जा रहा है। आधार कार्ड मैंडेटरी है नहीं, अपार आईडी आधार कार्ड के बिना बनता नहीं है। तो इनडायरेक्टली आप आधार कार्ड को फोर्स कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, दूसरी तरफ आप आधार कार्ड के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स लेके आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम आपकी सर्विलेंस करेंगे, और आपके पास जो है हम हल भी नहीं छोड़ेंगे, हम कहेंगे तो डिफरेंट आईडी है। फिर आप डिस्टेंस आईडी ले आएंगे, जो डिस्टेंस एजुकेशन आईडी होती है, उस पर हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी।
तो ये पूरे सिस्टम के अंदर घुमा घुमा के ये आपको ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड को हम मैंडेट कर रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड मैंडेट हो नहीं सकता है। जस्टिस पुट्टा स्वामी की जो जजमेंट है आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें राइट टू प्राइवेसी को जो है फंडामेंटल राइट की तरह लिखा गया, कहा कि आपका ये फंडामेंटल राइट है और आपसे कोई छीन नहीं सकता इसको। आधार एक्ट के अंदर भी ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जहां पर है, केवल और केवल वहीं पर आधार कार्ड जो है एक प्रकार से मैंडेट किया जा सकता है। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जो किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं ले रहे, भाई स्कूल की फीस तो पूरी दे रहे हैं ना, वो स्कूल से कोई एक्स्ट्रा रियायत तो ले नहीं रहे, सरकार से कोई रियायत स्कूल को मिल नहीं रही उन बच्चों के नाम पर, तो फिर आप आधार कार्ड को मैंडेट क्यों कर रहे हैं अपार आईडी के माध्यम से? और आप कह रहे हैं कि इसको बनाना जरूरी हो जाएगा। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसका, अपार आईडी का, उसके मैंडेट का कोई बेसिस नहीं है, कोई लीगल बेसिस है ही नहीं। जहां एक तरफ राइट टू एजुकेशन को वायलेट करते हैं ये लोग, वहीं दूसरी तरफ जो है राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करते हैं, फिर राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करते हैं, राइट टू लाइफ को वायलेट करते हैं आपके। और इसमें एक बात न्यूमरस और भी है जजमेंट्स हैं इसके अंदर। जी, और इसमें और एक बात, जैसे आपने अभी प्राइवेसी की बात की, तो एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई कि आप, जैसे ये लोग बात करते हैं कि डिजिटल लॉकर पे आप सब कुछ अपलोड कर देंगे, आपका मार्कशीट, और वो भी अपार का ही एक पार्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो डिजिटल लॉकर के अंदर मार्कशीट वगैरह के अंदर, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन दिस। तो मुझे तो कहीं ये सोचकर भी अजीब लगता है कि इतना प्राइवेसी, ये इतना मेरा जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स है दैट इज प्राइवेट टू मी, अब उसे एक डिजिटल लॉकर में अपलोड कर देना, तो क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का अपना तो कोई आईटी सेटअप नहीं होगा, वो ऑब्वियस है किसी थर्ड पार्टी कोई डिजिटल लॉकर जो है वो मेंटेन करने का ठेका वेका देते होंगे, दैट आई डोंट नो इन डेप्थ। बट आप इस पे थोड़ा प्रकाश डाल पाएंगे किस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करेगा? आपने बिल्कुल उचित बात कही इस समय पर, कि जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये तो राइट टू एजुकेशन, ये जो सॉरी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसके अंदर भी जो इस प्रकार की जजमेंट्स आ रही हैं, हमारे देश में कुछ मुख्य पोस्ट पर कोई बैठे हैं और उन्हीं के एजुकेशन सर्टिफिकेट्स को लेकर लगातार कुछ इश्यूज आ रहे थे, बार बार लोग मांग रहे थे कि आप दीजिए हमें, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़े हैं तो। और फिर वो मैटर जो है दिल्ली हाईकोर्ट में भी गया, हमने देखा वहां पर। तो जज साहब कहते हैं कि नहीं, ये तो उनका पर्सनल डेटा है, यू कैन नॉट टच इट, आप नहीं पूछ सकते। अब उनके बैच के आपको बाकी लोग मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, और वो उनके बारे में पुष्टि करते कि नहीं करते हैं, ये तो आप अपने आप जानिए। लेकिन देश के किसी भी पोस्ट पे वो बैठे हैं, लेकिन हम आपको वो डाटा नहीं दे सकते। हम नहीं देंगे, बट उनसे बड़ी आपका सार्वजनिक पोस्ट तो कोई भी नहीं है, मुझे लगता है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत ही एक ऑब्वियस सा। ये जी साहिल जी। यही इसके अंदर दूसरी जो एक चीज है वो आपने बिल्कुल सही कही डिजी लॉकर के बारे में, और डिजी लॉकर के साथ इसको बहुत ही अच्छे से एसोसिएट किया हुआ है, और इसी के बीच में कड़ी आती है जिसका नाम है एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। भैया क्रेडिट्स तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जो आपने एग्जामिनेशन दिए होंगे उन्हीं के क्रेडिट्स चढ़ेंगे इसके ऊपर, लेकिन इस क्रेडिट्स के गहराई में अगर आप थोड़ा सा जाएंगे तो 2022 और 23 के आसपास, और शायद 21 के लास्ट के अंदर भी, जब ये स्कैंडामिक वाला सीन चल रहा था, उस समय पे अखबारों में कुछ ऐसी कटिंग्स आई थी कि जो बच्चे वो लगवा कर आएंगे और सर्टिफिकेट देंगे और अपने माँ बाप का सर्टिफिकेट देंगे, उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। जी। यानी कि आपको 5 मार्क्स का जो एक्स्ट्रा वेटेज देकर, वो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दिखा करके आपको कोर्स कर रहे थे कि आप वो सुइयां लगवा लीजिए। तो इसकी क्या गारंटी कल को भी ये लोग नहीं करेंगे ऐसा?
इसकी क्या गारंटी है कि ये डाटा सिक्योर रहेगा? इसकी क्या गारंटी है कि ये डाटा जो है किसी ऐसी थर्ड पार्टी से शेयर नहीं किया जाएगा जो कि इसका मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करेगी, जो कि इसका बिहेवियर एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल करेगी? भाई बच्चों को टारगेटेड एड्स आएंगी, बच्चे की स्कूल के अंदर फुटबॉल के मैच हो रहे हैं और उसके पास जो है एक एड आती है, वो टिक मार्क वाले एक जो है जूते की, जो कि जूते का दाम है लगभग 20,000 रुपया, और कहते हैं कि आप ये खरीद लीजिए, आपके लिए बेस्ट है। अब वो बच्चा जो है अपने माँ बाप को प्रेशराइज करेगा कि पिताजी आप तो मुझे यही दिलवाइए, यही जूता बेस्ट है मेरे लिए, ये बार बार आ रहा है, ये फेसबुक पे भी आ रहा है, ये व्हाट्सएप की भी एड में आ गया है। अभी व्हाट्सएप पे भी धीरे धीरे कुछ एड्स आनी शुरू हो गई हैं, आप बिल्कुल, लोग बिल्कुल। देखेंगे आने वाले समय के अंदर उसको भी कमर्शियलाइज किया जाएगा कि वो फ्री नहीं है सर्विस। अगर कोई चीज सर्विस फ्री मिलती है तो हम ये प्राइवेसी के अंदर बात करते हैं, देन यू आर द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड If anything is free, then एंड you योर are the डाटा इज द न्यू ऑयल। या ट्रू साहिल जी। आपने अभी एक वर्ड लिया का जिक्र किया, बिहेवियर एनालिसिस। तो मैं ये बिहेवियर एनालिसिस जो है मुझे 1990 वाले दशक की तरफ लेके चला गया, जहाँ की आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स ने जो है, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे किसी एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ किसी गलत चीज के लिए आवाज उठाना हो, या कोई काफी बढ़ चढ़ के भाग लिया है स्टूडेंट्स ने। स्टूडेंट्स पावर एक एक बहुत अहम पावर होती है, मतलब किसी भी देश के अंदर जो है बैलेंस, डेमोक्रेसी का जो बैलेंस है वो बनाए रखने के लिए। पहले मजदूर भी हुआ करते थे, मजदूर भी बहुत आंदोलन करते थे कि मतलब हम आए दिन सुनते रहते थे कि फलानी जगह हड़ताल हो गई, यूपी में कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट कर दिया। तो आजकल ये बहुत कम हो गया है, या तो आप इसको सोशल मीडिया की वजह से बोल रहे हैं या कुछ भी कारण हो, बट ये जो बिहेवियर एनालिसिस है जो अपार है, अगर ये लागू हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम इस तरह की प्रोटेस्ट वगैरह को दबाने के लिए भी यूज कर सकता है? लाइक कोई एक किसी कोई अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके अंदर लीडरशिप स्किल बहुत अच्छा है और वो काफी लोगों को प्रभावित कर पाता है, तो उसको स्पेसिफिक टारगेट किया जा सकता है अपार के थ्रू, या उसके सर्टेन उसको क्रेडिट्स के साथ छेड़खानी करके, या उसे कोर्स करके, या उसको किसी तरीके से थ्रेटन करके। क्या ये किया जा सकता है? क्या ये संभव है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है आपका और गहराई भरा है। डेफिनेटली पॉसिबिलिटी तो है, इस अपार आईडी के अंदर अपार संभावनाएं हैं। ये डाटा को कहाँ यूज करेंगे, किस प्रकार से यूज करेंगे, ये लोग तो बता ही नहीं रहे हैं। बिहेवियर की अगर बात करें तो उस पैंडेमिक के टाइम पे भी बिहेवियर का ही सारा खेल चल रहा था कि आप मुंह पे लगाइए, बिल्कुल। वो पट्टे लगाने के लिए कहा जा रहा था जो आपका मुंह बंद कर रहा था, मुंह का कच्छा और बोलते थे। जो उसके स्ट्रिंग्स थे वो आपके ईयर्स के ऊपर आ रहे थे, हम्म, और वो आपके ईयर्स को जो है धीरे धीरे आगे की तरफ टिल्ट कर रहे थे। तो सारा साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग तो था वो, क्योंकि योर फिजियोलॉजी बिकम्स योर साइकोलॉजी एंड योर साइकोलॉजी बिकम्स इनडायरेक्टली इनटू योर फिजियोलॉजी। आप बोलना बंद कर दें, यही वो चाह रहे थे उस समय पे, और आप सुनना चालू कर दें, ऐसा ही स्लेव होता है। इस डाटा को ये लोग कब, कहां, किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, और अगर इसका मिसयूज होता है तो उसके लिए क्या ग्रीवेंस का मैकेनिज्म है, उसके लिए क्या रिड्रेसल हो पाएगा, उसके लिए क्या पेनल्टीज होंगी, ये कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। कोई कानून ही नहीं है। ये डाटा किस किस के साथ शेयर किया जा रहा है ये बताया ही नहीं जा रहा। और आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल गंभीरता से सोचने वाली बात यह है कि अगर इस प्रकार के डाटा का
कोई फॉरेन एजेंसी जो आपके देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करना चाहती है, जो आपके देश के छात्रों के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है, जो आपके देश के छात्रों के अंदर जो नेतृत्व की क्षमता है उसको घटाना चाहती है, ताकि नया नेतृत्व जो है उभर के ना आ पाए, तो बहुत खतरनाक दौर से हम जो है अब गुजर रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर अगर ये डेटा गलत हाथों में पड़ गया तो इसके बहुत दूरगामी और दुष्प्रभाव जो हैं इस पे हो सकते हैं पूरे देश भर के ऊपर, हमारे पूरे सिस्टम पे, आम जनता के ऊपर। और जो पॉलिसी फ्रेमिंग है, वो छात्र नेता अगर वो आगे नहीं निकल पाएंगे, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, जिनके अंदर क्षमता है, जिनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, वही कुछ लोग तो समझ पा रहे थे ना इस पूरे खेल को। उन लोगों को अगर दबा दिया गया, वैसे लोग जो हैं नेतृत्व करके आगे पहुंच नहीं पाए, और जहां से पॉलिसीज फ्रेम आउट हो रही हैं वहां पे वैसे ही कुछ पपेट्स बैठा दिए गए जो कुछ बाहर की एजेंसीज चाहती हैं, तो फिर तो हमारे देश के अंदर जो पॉलिसीज आ रही हैं, जो कानून बन रहे हैं, वो तो सारे के सारे इस प्रकार से बन जाएंगे कि वो जो बाहर की संस्थाएं हैं उसको कंट्रोल करेंगी और उनके अकॉर्डिंग ही बनता चला जाएगा। बिल्कुल। और जैसे कि सारी चीज़ें आधार से लिंक है ही, तो आधार से लिंक अगर सब चीज़ें हैं, तो कल को आप किसी स्टूडेंट के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं ना। आप उसका पेट्रोल बंद करवा देंगे, आप उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे, आप ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकते हैं कि आप एयरपोर्ट पे आप फ्लाइट नहीं पकड़ सकते, आप ट्रेन में टिकट बुक नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर ए थ्रेट। एक जैसे हमने कनाडा में भी देखा ही है ना साहिल जी, जो ट्रकर्स के साथ हुआ था, किस तरीके से हम्म। phones उनके ब्लॉक कर दिए गए थे। तो ये लोग इसलिए इतना पागलपन है ये आईडी बनाने के लिए, कि उसको बनाने के लिए ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो आम आदमी ये समझ नहीं पाता है कि भाई जब सिस्टम आपके ऊपर कोई चीज़ फोर्स करता है, और इनका जो होता है कि काम करने का तरीका तो वही है कि फर्स्ट यू क्रिएट अ प्रॉब्लम, पहले आप खुद ही एक समस्या बनाइए, फिर लोगों को आप सॉल्यूशन दीजिए कि हम आपके भले के लिए ही तो कर रहे हैं। अब उसके पीछे हम्म। का जो एजेंडा होता है वो बिल्कुल टोटल होता है। तो साहिल जी, जी अब बिल्कुल। आपसे आप दर्शकों के साथ, और मेरी भी ये बहुत इच्छा है ये जानने की कि किस तरीके से आपने जो है सीबीएसई बोर्ड को अपना ऑर्डर वापस लेने के की पोजीशन पे पहुंचाया। हालांकि उसमें भी कुछ उन्होंने एक नया ऑर्डर कुछ लेकर आए हैं, कुछ उसमें भी कुछ चालाकियां की हैं जिस पे काम हो रहा है। बट ये एंटायर प्रोसेस के थ्रू अगर आप लेके जाएं, और और हमें भी उसमें गाइडेंस मिले कि किस तरीके से आपने कंप्लेन सिस्टम जो है उसका यूज़ करके आपने एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर निकाला। क्योंकि हम लोग तो ट्राई कर ही रहे हैं अपनी तरफ से, अवेकन इंडिया मूवमेंट में हम लोगों ने जो पिटिशंस वगैरह फाइल की है, अब उसमें मैटर अब तक बोर्ड पे आया ही नहीं है। वी आर स्टिल वेटिंग। मगर आपने ये जो बहुत स्पीड में ये काम किया कि ऑर्डर अचानक से निकल के आया, और काफ़ी राहत मिली है इस ऑर्डर से। तो आप प्लीज़ उस प्रोसेस के थ्रू हमें लेके जाइए, और किस तरीके से आपने ये संभव किया, उससे हमें जागरूक करवाइए। देखिए, जो 27 ऑफ अगस्त का ये जो ऑर्डर था, इसमें जो है 10th और 12th क्लास के लिए इन्होंने मैंडेट कर दिया लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के लिए सीबीएसई ने, और कहा था कि आप आरआईडी आपको देना पड़ेगा, विदाउट विच यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट योर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स दैट विल नॉट बी फाइल्ड विद इन दी सीबीएसई रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो अब इन्होंने क्या किया कि जैसे ही ये ऑर्डर आया, हमें ये लगातार मिल रहा था, ऑर्डर अपडेट हो रहा था, हमने 6 ऑफ सितंबर को जो है ये पिटीशन फाइल किया था, और ग्रीवेंस जो था वो 6 ऑफ सितंबर को जो है फाइल हो गया था। इसमें हमने सारे कानून के जो है प्रावधान इसमें मेंशन किए थे कि किस प्रकार से आप प्राइवेसी को जो है वायलेट कर रहे हैं, कैसे आप राइट टू इक्वलिटी को वायलेट कर रहे हैं। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप कैसे उनको मैंडेट कर रहे हैं, तो यानी कि आप इक्वल फुटिंग पे रख ही नहीं रहे हैं।
ऐसे पेरेंट्स को जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और जिन पेरेंट्स के पास आधार कार्ड है, आप उन दोनों के बीच में जो है एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे संविधान का जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, उसको जो है डायरेक्टली वायलेट करता है। और इसी के अंदर हमने ये भी मेंशन किया था कि कैसे आप जो है जस्टिस पुट्टा स्वामी का जो जजमेंट था, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स की तरह जो है माना गया था, हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, ये जो है राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है और इसको कोई वायलेट नहीं कर सकता है। उसकी भी आप अवहेलना कर रहे हैं। तीसरी चीज ये कि जो राइट टू एजुकेशन है, जो आर्टिकल 21A है, उसको भी ये लोग वायलेट करें, जिसके अंदर कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को जो है सरकार को जो है निर्देश है कि आप इन बच्चों को जो है मुफ्त और मैंडेटरी जो है एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। तो जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पेरेंट्स के पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप उनको मैंडेट कर रहे हैं एक प्रकार से। तो वहां भी वायलेशन हो रहा था। इसके साथ साथ में जो इन्होंने संसद के अंदर जो लेटर इशू किया था, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ये जो आपार आईडी है ये वॉलंटरी है और इसके लिए आपको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, बच्चों के पेरेंट्स के कंसेंट के बाद ही ये बनाया जाएगा, तो ये उसको भी वायलेट कर रहे थे। फिर 7 मार्च का जो आरटीआई का रिप्लाई था जो इन्होंने हमारे को दिया था, जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन था कि ये वॉलंटरी है और बच्चों को या पेरेंट्स को किसी भी प्रकार से कोई भी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, यूनिवर्सिटीज जो हैं, वो दबाव नहीं डाल सकती हैं इस अपार आईडी को बनाने के लिए, और उनके खिलाफ कोई भी एडवर्स एक्शन नहीं ले सकती हैं अगर वो नहीं बनवाते हैं तो। ये भी उसमें मेंशन था। आप उसको भी वायलेट कर रहे हैं। आप यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को भी वायलेट कर रहे हैं, जिसके आर्टिकल 3, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 28 को वायलेट कर रहे हैं। ये पूरा पिटीशन भी आपको वहां मिल जाएगा, जो हमारे साथी जो हैं इसको अपलोड कर देंगे। पहले भी वेबसाइट्स पे अलग अलग जगह पे डला हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। साथ ही में हमने इसमें वो भी मेंशन किया था कि आप किस प्रकार से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को वायलेट कर रहे हैं, कि अगर आपको कंसेंट लेना है, दैट इज ए रिटन कंसेंट, राइट। तो आपने देखा होगा अपार आईडी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो इशू किए जा रहे थे स्कूल्स के द्वारा। वो कह रहे थे कि पेरेंट्स को जो है सिग्नेचर करके देना है। तो अगर वो सिग्नेचर्स जो है आपको कंपेलिंग वे में आपसे करवाए जाते हैं, तो दैट कम्स अंडर कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो आप वहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी वायलेट कर रहे हैं। तो हाउ आर यू पीपल डूइंग दिस? इसके साथ साथ में जो कंसेंट के बारे में बड़ी क्लियर डेफिनेशन जो है, वो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंदर जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसके अंदर भी मेंशन्ड है। वहां भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है जो कंसेंट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो फ्री विल कंसेंट होना चाहिए। और कंसेंट मैनेजर जो है वो प्रोवाइड करेगा सारे मैकेनिज्म को। कंसेंट विड्रॉल का मैकेनिज्म भी वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा था कि बच्चों को कंपेल किया जा रहा था कि आप आईडी बना लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सब बातें जो हमने इनको कही और इस पिटीशन के अंदर दिया कि आप नेचुरल जस्टिस को भी वायलेट कर रहे हैं, और आपने जितनी चीजें आपने प्रोवाइड कर रखी हैं, आपकी वेबसाइट से लेकर आपकी पार्लियामेंट के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको लेकर, आरटीआई को लेकर, इन सबको आप वायलेट करते जा रहे हैं। सो दे हैड टू विड्रॉ दिस। और पूरे देश भर के जितने भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं धन्यवाद देता हूं उनका कि उनकी वजह से ये पूरी इंफॉर्मेशन फ्लड हुई पूरे सिस्टम के अंदर। तब जाके हम जो है एक ये अच्छा ऑर्डर लेने के अंदर सक्सेसफुल हुए। और 9 और सितंबर को जो है इन्होंने सर्कुलर इशू कर दिया था कि ये मैंडेटरी नहीं है। फिर इन्होंने ये मेंशन किया कि जिन बच्चों का जनरेट नहीं हुआ है दे कैन राइट नो जेन, जो कंसेंट नहीं दे रहे हैं दे कैन राइट नो कंसेंट, और जिनके पास है वो डाल सकते हैं। देखिए आधार आईडी अगर आपके पास है भी तो भी आपकी अच्छा से होगा कि आप उस आईडी को देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। जबरदस्ती कैसे डाल देंगे? तो ये सब ऑप्शंस देने के बाद वो जो लेटर था, वो सर्कुलर जो था, वो अल्टीमेटली 11 सितंबर को सीबीएसई की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ।
उन्होंने कह दिया कि हाँ ये जो अपार आईडी है 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, इसके बिना जो है आप जा सकते हैं। वहीं उसके कुछ ही दिन निकले थे, साथियों का राहत मिली, साथियों को उनके फोन आए लगातार आईआईटी से लेके आईआईएम तक। पेरेंट्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग देख रहे थे इन चीजों के बारे में, उनका बड़ी गहराई से उनका मतलब अध्ययन करने के बाद उन लोगों ने हमें फोन किया, कहा कि सर ये जो है हमें रिलीफ मिला इस चीज के अंदर। और कई लोग कह रहे थे कि सर आप उनको थैंक भी दीजिए जिन ऑफिशियल्स ने जो है इसको आगे परसू करने के अंदर हेल्प किया। तो हमने उनको भी थैंक किया इस चीज के अंदर, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो कि चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन उनको ऊपर से प्रेशर होता है, वो करते चले जाते हैं। फिर उनको अगर नीचे से कोई ऐसी चीज मिलती है पेरेंट्स के द्वारा, एक्टिविस्ट्स के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, अगर कोई ऐसी चीज जाती है सिस्टम के अंदर जो कि लॉ के सही प्रोविजंस को जो है रिफ्लेक्ट करती है, लॉ के सही प्रोविजंस को हाईलाइट करते हुए उनकी कॉन्ट्राडिक्शंस को जो है हाईलाइट करते हुए बताती है कि कैसे आप वायलेट कर रहे हैं, तो उनको भी बल मिलता है। वो साथी जो सीबीएसई में काम कर रहे हैं, वो साथी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी बड़ा योगदान दिया इसके अंदर। और ये खुशखबरी आई, हमने उन सबको धन्यवाद दिया, वो प्रेस नोट रिलीज किया, उसमें भी सारी बातें मेंशन करी थी। लेकिन इसमें दिलचस्प बात क्या हुई कि 11 तारीख को जब 9th को ये सर्कुलेट होना शुरू हो गया था, 9th को लोगों को पता लग गया था, 11th को और ज्यादा पब्लिक हो गया था क्योंकि वेबसाइट पे भी ये आ गया था। तो जो ये पूरा सिस्टम के अंदर ये खुशी की लहर दौड़ी और चारों तरफ ये बात आ गई कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपार आईडी के मैंडेट के लिए इनको बैकआउट करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं किसी सीनियर ऑफिशियल के ईगो को टच कर गया, मैं ये समझ पा रहा हूं। और वहीं उन्होंने 11th ऑफ सितंबर को एक नया सर्कुलर इशू किया जिसकी जानकारी हमें 15th ऑफ सितंबर की नाइट को जाकर हुई, क्योंकि वो 15th ऑफ सितंबर को ही अपलोड किया गया सीबीएसई की वेबसाइट पे और वो सर्कुलेशन में भी नहीं आया। वरना स्कूल के प्रिंसिपल्स जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं, वो लोग हमसे संपर्क में रहते हैं, वो लोग बता देते हैं गोयल साहब ये चीज आई है हमारे पास, ये नई चीज कर रहे हैं, तो इसमें किस प्रकार से हमें आगे एक्ट करना चाहिए। उन तक भी नहीं आया। जो टीचर्स जो हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनसे हम लोग जो है कनेक्टेड रहते हैं, वो भी बता देते हैं, उनके पास भी नहीं आया। अब 15 तारीख को इन्होंने जो सीनियर ऑफिशियल बैठे थे, उनकी या तो डायरेक्शन रही होगी या जो भी कारण रहा होगा, दैट इज बेस्ट नोन टू देम। तो ये 15th ऑफ सितंबर को नया सर्कुलर जो था, जो कि क्लास 9th और क्लास 11th के बारे में था, ध्यान दीजिएगा, क्लैरिटी इसमें रखिएगा, वो पहले वाला जो था वो क्लास 10th और क्लास 12th के लिए था, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। दैट वाज रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स दैट वाज टू बी फाइल्ड बाय द स्कूल अथॉरिटीज इनटू द सीबीएसई पोर्टल, जिसको इन्होंने विड्रॉ कर लिया 9th ऑफ सितंबर वाले सर्कुलर के थ्रू, जो कि पब्लिश हुआ 11th ऑफ सितंबर को। अब 15 सितंबर को जो नया सर्कुलर सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, वो उसकी तारीख है 11 सितंबर। 4 दिन के बाद अपलोड कर रहे हैं वो लोग उसको, और उसमें जो है साफ साफ मैंडेटरी लिख रहे हैं 9th क्लास और 11th क्लास की रजिस्ट्रेशन के लिए कि आपको अपार आईडी देना होगा, जो कि क्लियरली वायलेशन ही है और कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सब कुछ ड्रामा कर रहे हैं। ट्रू। कानून बिल्कुल नहीं है इसके लिए, कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है। तो आप कैसे मैंडेट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसी हमने बीच इमीडिएटली 16th ऑफ सितंबर को जो है इसकी अपील फाइल कर दी कि आपने जो हमें रिलीफ दिया वो जो था वो हाफ था, वो इनकम्प्लीट था, जो हमने उसमें पूरे रिलीफ मांगे थे आपने दिए नहीं, और साथ साथ में योर ऑफिशियल्स आर
playing with colors of law. Your officials are trying to circumvent law by issuing new and new circulars every day, thereby making confusion into the minds of students and the parents and the teachers as well. True. सही बात है So सर. that particular appeal is still pending with them. They have to reply with that. They have to give a proper resolution for that. If they are not able to, or they are not inclined to give proper resolution to that, we are definitely going to court. And we'll make sure this time court will have no other option than to entertain this case. They cannot say that you must have exercised all your rights and remedies. That is doctrine of exhaustion. Generally ऐसा ही होता है, इसीलिए हमने ये वाला मैकेनिज्म अपनाया. कई लोग कह रहे थे कि आप सीधा रिट में क्यों नहीं गए. कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट में जाते हैं, वो कहते हैं कि आपको ना पहले वहां जाके आना चाहिए था, आप पहले वहां उनसे कंप्लेंट करते, ग्रीवेंस करते, वो आपको रिप्लाई देते, वो कुछ गलत करते तो फिर आप हमारे पास आते. दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ एग्जॉस्शन. जो आपके जितने भी आपको रिलीफ मिल सकते हैं, जो भी रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, यू मस्ट एग्जॉस्ट ऑल ऑफ देम, एंड आफ्टर दैट ओनली यू शुड कम टू कोर्ट. तो वी रिस्पेक्ट द कोर्ट्स and their observation in certain cases. नहीं, हमारे केस में क्या हुआ, हमारे केस में साहिल जी क्या हुआ था कि पेरेंट्स बहुत पैनिक में थे एंड लास्ट डेट अप्रोच हो रही थी एडमिशन का. मतलब जैसे परसों लास्ट डेट है और अभी तक जो है ऑर्डर्स रिवर्स नहीं हुए हैं. और आपके नोटिस पे भी अगर उनको, हालांकि पुणे के अंदर हमें काफ़ी सफलता मिली, वहाँ का जो स्टेट बोर्ड का जो अथॉरिटी है उन्होंने तुरंत वो जो है ऑर्डर रिवर्स कर दिया और बच्चों का एडमिशन भी हो गए. बट जो जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है वहाँ पे मतलब थोड़ा वही जो आपने ईगो वाली बात की, वो अपने ईगो पे ले गए कि जब आपने रिट फाइल कर ही दिया तो फिर कोर्ट में देखेंगे. हालांकि कोर्ट के अंदर हमारा मैटर बहुत स्ट्रांग है, बट ये है कि बीच में फिर बहुत सारी चीज, कोर्ट के वैकेशंस हैं, फिर वैकेशन बेंच के पास लिमिटेड टाइम होता है, देन बहुत सारे चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं. तो वी ट्राइड अवर लेवल. आई थिंक जॉइंट एफर्ट्स के साथ हम लोग ये जो ऑर्डर्स है रिवर्स करा पाएंगे. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे साथ ही है. ऑब्वियसली वी आर टेकिंग ऑल द रेफरेंसेस एंड केस लॉज दैट आर क्वाइट रेलेवेंट. इसी बीच हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, कपल ऑफ क्वेश्चंस आर देयर साहिल जी. और दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि कुछ तकनीकी खराबियों के चलते आज YouTube पे ये प्रोग्राम शायद लाइव नहीं हो पा रहा है, बट फेसबुक और ट्विटर पे ये लाइव स्ट्रीम चल रहा है अभी. तो क्वेश्चन जो है साहिल जी वो रमित मोघा जी का है फेसबुक पर. इनका कहना है कि अब मेरा बेटा कक्षा 9 में है, स्कूल आधार आईडी के लिए दबाव डाल रहे हैं, हम क्या करें. और सेकंड क्वेश्चन भी मैं ले लेता हूं इसके साथ, शायद आप कंबाइंड आंसर दे देंगे इनका. सेकंड क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्कूल जनकपुरी दिल्ली में मेरी बेटी की अपार आईडी बिना अनुमति के बना दी उन लोगों ने, अब क्या करें. तो ये प्लीज आप इस पे प्रकाश डालिए. देखिए, पहला सवाल जो था वो क्लास 9th के स्टूडेंट के बारे में है कि उनको जो है अपार आईडी के लिए कंपेल किया जा रहा है. आज के दिन हमने इसमें जो है अपील फाइल की हुई है दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन. मैं चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों के स्कूल के अंदर जो प्रेशर किया जा रहा है, उनको अगर दिक्कत आ रही है तो दे शुड डेफिनेटली यूज दीज डॉक्यूमेंट्स. वो स्कूल में उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें. दोज डॉक्यूमेंट्स आर सेल्फ स्पीकिंग. भाई, अपार की वेबसाइट पे भी क्लियरली लिखा हुआ वॉलंटरी है, आरटीआई में भी लिख रहे हैं कि वॉलंटरी है, पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दे रहे हैं मिनिस्टर वो भी कह रहे हैं वॉलंटरी है. फिर इन्होंने 10th क्लास और 12th क्लास के लिए उसको विड्रॉ भी कर लिया. कहीं मैंडेटरी के लिए लॉ भी नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी नहीं है. तो कैसे वो आपको मैंडेट कर रहे हैं? ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम ही
गैर कानूनी तरीके से चल रहा है और आपको जो कंपेल किया जा रहा है वो गलत है। आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज कीजिए, आप उनको कहिए नो, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग दिस क्रिएशन ऑफ अपार आईडी इन द नेम ऑफ अवर चाइल्ड। देखिए, जिन्होंने बनाना है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं बनाना है मैं उनकी बात कर रहा हूं। आपको कंपेल नहीं किया जा सकता, आपके सिग्नेचर के बिना बनाया नहीं जा सकता। तो आप उनको स्पष्ट ना कर दीजिए, उनको कहिए कि आप इस प्रकार से हमारे को प्रेशर नहीं कर सकते, आप हमें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सरसाइज करने से मना नहीं कर सकते। आप बच्चे के साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं कर सकते, ना ही बच्चे के नाम को रोक सकते। ये सीबीएसई सरासर जो है गलत कर रहा है इसके अंदर। अगर वो जो पेरेंट्स सुन रहे हैं जिन्होंने कहा कि उनके बच्चों को दिक्कत आ रही है, अगर वो सीबीएसई के बारे में ही है, क्योंकि ये जो सर्कुलर है सिर्फ सीबीएसई बोर्ड का था, तो वो मना कर सकते हैं और इस अपील को, इस डॉक्यूमेंट जो है वो वहां सबमिट करें और अपने माध्यम से सीबीएसई को भी भेजें, स्कूल्स को जो है बाय पोस्ट भेजें। अगर आप जाकर दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसकी रिसीट ले लें, सो दैट कि स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बैठकर उसको पढ़े, वो देखे कि कैसे हो रहा है सब कुछ। यही इसके बीच के अंदर मैंने आपको जो बात कही थी कि जो कंसेंट का फॉर्म है उसके बिना ये बन नहीं सकता। लेकिन आपने भी कहा और हमारे पास पिछले 1.5 साल से लगातार हजारों ऐसे फोन आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि सर हमारी जो है अपार आईडी गलत तरीके से बना दी गई है, बिना उनकी अनुमति के। कैसे बना दी, किसने बना दी और क्यों बना दी, ये 3 सवाल उठते हैं इसके अंदर। आप लोगों ने अगर वो कंसेंट फॉर्म देखा होगा अपार आईडी का, तो उसमें जहां पेरेंट के सिग्नेचर होते हैं उसी के नीचे एक कॉलम है, उसमें मेंशन्ड है कि यहां प्रिंसिपल सिग्नेचर करेंगे। और वो पेरेंट के सिग्नेचर होने के बाद प्रिंसिपल उस पर नीचे फिर सिग्नेचर करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ये बच्चा यहाँ पढ़ता है और उन्होंने पूरा कंसेंट ले लिया है उनके पेरेंट्स से, या बच्चा अगर 18 साल से ऊपर है तो बच्चे का सिग्नेचर ले लिया है। फिर वो उस पर दोबारा सिग्नेचर करेंगे नीचे एक जगह जहां उनके लिए बनाई गई है, और उसके बाद वो अपार आईडी जनरेट की जा सकती है। तो प्रिंसिपल ने बिना आपकी अनुमति के अपार आईडी बना दी, आपके आधार कार्ड का डाटा भी यूज कर लिया इसका मतलब, क्योंकि आधार कार्ड के डाटा के बिना बनती नहीं है ये। आधार कार्ड का नंबर आपका यूज कर लिया। ये पूरा जो काम है ये फॉर्जरी में आता है, और आप लोग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, और हमने की है ऑलरेडी। मल्टीपल केसेस जो हैं इस प्रकार के चल रहे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, कुछ केसेस हरियाणा में चल रहे हैं, एक जो केस है वो मध्य प्रदेश में चल रहा है, और एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको उसकी कुछ बातें शेयर करूंगा। जो गुजरात वाला एक पर्टिकुलर केस है उसकी बात आपसे शेयर करूंगा मैं थोड़ी सी। वहां पर क्या हुआ कि बच्चे का अपार आईडी बना दिया बिना अनुमति के, जबकि पेरेंट्स ने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए थे स्कूल्स को कि आप हमारे बच्चे का नहीं बनाएंगे। वो बिना आपकी स्वीकृति के, बिना आपके इन्फॉर्म्ड कंसेंट के, आपकी सूचित सहमति के बना ही नहीं सकते। लेकिन यहां तो पेरेंट्स ने ऑलरेडी, जो हम सब लोगों ने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे, जो अलग अलग वेबसाइट से भी अवेलेबल हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लोगों ने दिए हुए थे ऑलरेडी स्कूल्स के अंदर कि आप हमारे बच्चे का इस प्रकार का कोई आईडी नहीं बनाएंगे, हम आपको कोई परमिशन नहीं देते हैं कि आप अपार आईडी का डाटा यूज कीजिए, हम कोई आपको परमिशन नहीं देते हैं कि आप आधार कार्ड के हमारे डाटा को यूज कीजिए, या उसके माध्यम से कोई डिजी लॉकर का अकाउंट बनाइए, या फिर एबीसी अकाउंट बनाइए, या फिर अपार आईडी बना दीजिए।
उन्होंने स्पेसिफिकली डिनाई किया हुआ था, उसके बावजूद बच्चे की आईडी बना दी गई। अब जब स्कूल को हमने नोटिस किया तो स्कूल का जवाब बड़ा इसमें दिलचस्प है। मैं इस पर्टिकुलर केस को इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट हुआ है, और इससे जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल जो मिनिस्ट्री है और जो एजुकेशनल अथॉरिटीज है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होता है इसके अंदर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, बीपीसी, उनका रोल रहता है। तो स्कूल ने जवाब हमें क्या दिया, मजे वाली बात यह है, वो कहते हैं कि हमें तो उन्होंने मैंडेटरी कहा था, ब्लॉक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने कहा था उनको मैंडेटरी। अब यहां पर उनसे चूक क्या हो गई, उन्होंने ऑफिशियल उनका जो व्हाट्सएप का ग्रुप था उस पर लिख दिया कि आप सभी बच्चों का बना दीजिए, कंसेंट की भी जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बात लिख दी। स्कूल वालों ने वही प्ली ली, उन्होंने कहा कि देखिए हमें तो उन्होंने कहा था कि हमने उनके डायरेक्शन के ऊपर बना दी है, लेकिन यहां पे स्कूल का काम खत्म नहीं होता है, स्कूल की छुट्टी नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ, उन्होंने एक चीज तो दे दी कि उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था और वहां ऊपर वाले बाबू ने कुछ रिटर्न में छोड़ दिया, जो कि वो लोग आमतौर पे छोड़ते नहीं है कभी भी। आमतौर पे आपको प्रेशराइज किया जाता है, आपको कहा जाता है, और एक शब्द है इंश्योर 100% ऑफ अपार आईडी जनरेशन, इंश्योर 100% ऑफ टीका, ये सब बातें कही जाती हैं। लेकिन इस इंश्योर शब्द के मायने कानूनन नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मायने कानूनन ही हो। ऊपर वाला ऑफिसर अगर आप नीचे वाले ऑफिसर को ये कह देता है कि आप कुछ गलत काम कर दीजिए, आप कुछ कानून की अवहेलना कर दीजिए, किसी के राइट्स को आप जो है वायलेट कर दीजिए, किसी के घर के अंदर जो आप घुस के जो है वहां पे चोरी डकैती कर लीजिए, उसके घर का ताला तोड़ दीजिए, उस आदमी के साथ मारपीट कर दीजिए, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं होता कि आप कर देंगे। ये जरूर है कि उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई हो सकती है, लेकिन स्कूल नहीं बचेगा। आपको अपना जुडिशियल माइंड लगाना था, आपको थोड़ा तो अपना सेंस ऑफ कॉमन सेंस लगानी चाहिए थी आपको, विच इज अनकॉमन दीज डेज। कि जहां एक तरफ वो आपको कंसेंट के फॉर्म कह रहे हैं कि आप साइन करवाइए और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आपको कंसेंट की भी आवश्यकता नहीं है, तो उनका जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है वो कैसे आप लोगों को फंसा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, इस पूरे स्ट्रीमिंग मैकेनिज्म के माध्यम से, मैं उन सभी टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को संबोधित करना चाहूंगा कि देखिए इस पूरे मैटर के अंदर गर्दन उन लोगों ने आपकी फंसा रखी है। साफ साफ लिखा नहीं है कि कंसेंट मैनेजर आप लोग हैं, लेकिन सिग्नेचर प्रिंसिपल के होते हैं उस पे। तो सारी जिम्मेवारी, लायबिलिटी जो है वो आपके ऊपर डाल रखी है, ताकि कल को कोई भी लिटिगेशन हो और इस प्रकार की वायलेशन हो और अनलॉफुली, इलीगली, अगेंस्ट द लॉ अगर कोई अपार आईडी बना दी जाती है तो वहां पर प्रिंसिपल तो फंस जाए और ऊपर वाले लोग ये कह दे हमने तो मैंडेटरी कभी की ही नहीं थी। जैसा कि हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हुआ, उन्होंने कहा कि हमने ये सुई के लिए मैंडेट तो किया ही नहीं था। लेकिन क्या हो रहा था ये पूरे देश की जनता जानती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश की जनता कुछ कुछ बातें भूल जाती है कि उनके साथ किस प्रकार से किया गया, कैसी धक्काशाही हुई उनके साथ। बिल्कुल सही बात बोली तो आपने। यहां पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। इसी केस के अंदर एक और इंटरेस्टिंग मोड क्या आया था कि जब हमने इसी कंप्लेंट को फर्दर डिपार्टमेंटल लेवल तक इसको रेज किया, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के पास इसको रेज जब किया,
तो उनका जवाब और इंटरेस्टिंग आया। ओके। वो कहते हैं कि ये आईडी जो है, जो मैं गुजरात वाले केस की बात कर रहा हूं, देखिए नाम और बच्चे का नाम और पेरेंट्स का नाम वो आपसे शेयर नहीं कर सकता हूं, जी जी, दैट ऑब्वियसली। कम्स अंडर आवर एथिक्स, सो वो मैं आपसे नहीं शेयर कर पाऊंगा। तो उन्होंने ये बात कही कि ये जो आईडी बना दी गई, हाँ ये गलत तौर पे बनाई है, लेकिन ये लैब स्कूल का है, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का है, डिपार्टमेंट ने कभी नहीं कहा, और स्कूल की गलती से बनाई गई है ये। तो यहां दो स्टैंड आ गए। स्कूल कह रहा है कि उन्होंने हमारे को मैंडेटरी कहा था, हमने बना दी। डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमने तो कभी मैंडेटरी कहा ही नहीं था, बनाई है तो स्कूल ने बनाई है, बनाने की जिम्मेवारी भी स्कूल की ही थी। अब वो आमने सामने हो गए हैं। तो अब ये केस और इंटरेस्टिंग होने वाला, आने वाले समय के अंदर हम आपसे शेयर करेंगे कि क्या रहा इसके अंदर। लेकिन इस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर ऐसा हो रहा है, और बहुत जगह पे ऐसा हुआ कि स्कूल अथॉरिटीज को जैसे ही हमने नोटिस किया तो उनके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि उनकी एफिलिएशन रद्द होने तक की बात आ जाती है इसके अंदर। हमने स्पेसिफिकली उनके एफिलिएशन नंबर्स जो है मेंशन करके उनको भेजा कि दिस एफिलिएशन कैन बी अफेक्टेड ऑन सर्टेन एक्शन ऑफ योर्स। बहुत और बढ़िया। यहां पर डीपीडीपी एक्ट का भी हमने इस्तेमाल किया, जिसमें 250 करोड़ तक की पेनल्टी पड़ सकती है उनके ऊपर, ओके, उस ग्रेट। डाटा का मिसयूज करने के लिए। बहुत बढ़िया। तो स्कूल वाले जो है लगातार भागे भागे उन पेरेंट्स के पास आ रहे हैं जो लोग एक्शन ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जो है, लगभग 2 दिन पहले की बात है, छत्तीसगढ़ में हमारे साथी हैं, वो एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे, लेकिन मैं जी। नाम फिर भी नहीं शेयर करूंगा। तो फेयर इनफ। उनके बच्चे का भी इस प्रकार से बना दिया गया और स्कूल के ऊपर एक्ट किया गया, उनको नोटिस किया गया। तो स्कूल वाले जो है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल समेत 5-6 लोग जो है हाथ जोड़ के उनके घर पे आ गए कि साहब हमें आप माफ कर दीजिए किसी तरीके से, ये हमारे से गलती तो हो गई है, किसी तरीके से हमारा पिंडा छुड़वाइए और आप इसके ऊपर एक्ट कीजिए, इन लोगों से लड़िए, हमारे को डंडा करते हैं और हमारे माध्यम से आप लोगों को प्रेशराइज करते हैं, और हम जब बना देते हैं तो हमारे को फंसा देते हैं। सही बात है। तो बेचारे स्कूल वाले भी जो है इसमें बलि के बकरे बने हुए हैं, स्कूल के ट्रू टीचर्स, साहिल जी। प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। आई होप आप लोगों को थोड़ा जवाब मैं देने में सक्सेसफुल रहा हूँ। बिल्कुल साहिल जी, बहुत विस्तार में और बहुत ही डिटेलिंग में और बहुत ही बारीकी से आपने सॉल्यूशन भी बता दिया, समस्याएं भी बता दी, और उसके साथ साथ आपने कुछ केसेस के जो एग्जाम्पल दिए हैं वो भी आपने क्लियर कर दिया। आई थिंक काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ गई है इस पे। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए साहिल जी, एक 2-3 मिनट में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आजकल जो हम देखते हैं कि आफ्टर स्कैमडेमिक लोगों का एटीट्यूड जो है वो काफ़ी मतलब कंफर्ट जोन में चला गया है, काफ़ी लेट बैक एटीट्यूड है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो एक्टिविज्म में अब कोई मतलब पहले की तरह जो है लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उनके लिए आपका एक 2 मिनट में क्या मैसेज है बस, और उसके साथ ही आपका अधिक समय ना लेते हुए इस सेशन को कॉन्क्लूड करते हैं। ओवर टू यू। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि एक बार प्रेशर पड़ा तब तो आप रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हुआ और आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। इससे ना मुझे वो मेंढक याद आता है जिसको एक कढ़ाई के अंदर पानी के अंदर डालकर रख दिया जाता है और धीरे 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 जो है उसकी गैस ऑन कर दी जाती है और वो पानी धीरे धीरे गर्म होता है। वो बेचारा एडजस्ट करता रहता है अपने आप को, कहता है कि हाँ अब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया, अब मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, अब थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ गया, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। और वो अपनी एनर्जी ना उस एडजस्टमेंट के अंदर ही वेस्ट करता चला जाता है। और एक समय आता है वो कहता है ओहो पानी तो 50 डिग्रीज पे पहुंच गया है, नाउ आई शुड जंप। बट अब उसके पास शक्ति नहीं बची, ऊर्जा नहीं बची, तो वो जंप कर नहीं पाता है और वो वहीं मर जाता है। ऐसा ही एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बीज के ऊपर लोगों ने किया, मक्खियों के ऊपर। उनको एक ग्लास के
कहें तो किसी कंटेनर के अंदर मक्खियों को रख दिया गया और ऊपर से लिड लगा दी गई। पहले दिन खोल दिया तो मक्खियां सारी भाग गई, लेकिन दूसरे दिन दोबारा रखा गया और लगभग 3 दिन तक उस मक्खियों को वैसे ही रखा गया। ऊपर से स्पेस छोड़ दी एयर के लिए, लेकिन वो मक्खियां उस कंटेनर के अंदर रही। अब बाद में जो है वो ढक्कन भी खोल लिया गया, लेकिन क्या देखा गया, वो मक्खियां वहीं घूम रही हैं। कुछ समय तक तो उनको पता ही नहीं है कि ढक्कन तो उठ चुका है, आप खुले आकाश में जा सकती हैं, लेकिन वो जा ही नहीं रही हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे, हाथी के बच्चे को एक रस्सी से बांध दिया जाता है, जिस रस्सी से वो लड़ नहीं पाता है और उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि उस रस्सी को तोड़ सके वो, और धीरे धीरे उसके ब्रेन को जो है टाई कर दिया जाता है। और जब वो बड़ा हो जाता है ना, तब भी उसको उसी पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है। और हाथी सोचता है कि ये तो रस्सी वही है जिससे बचपन से आज तक मैं नहीं छूट पाया, तो आज कहां छूट पाऊंगा। वो बेचारा लड़ता ही नहीं है। तो आपकी शक्ति आपके अंदर छुपी हुई है, आप लोग लड़ सकते हैं। जिस प्रकार से वो कहते हैं ना, हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे और उनको बाद में याद दिलाया गया था कि उनमें कितनी अपार शक्तियां हैं, वैसे ही हम और आप सभी लोग जो हैं, जो लगातार एक्टिविज्म पे काम कर रहे हैं, हम आपको लगातार जगाते रहते हैं कि आप अपनी शक्तियों को भूलिए मत। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा आपदा का, जिस दिन आप अपनी एक शक्तियों को एक्सरसाइज करना चाहेंगे, लेकिन आपको याद ही नहीं होगा कि आपके पास शक्तियां हैं भी क्या। आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पास कानून है भी कि नहीं है। आपको पता ही नहीं होगा संविधान आपकी कैसे रक्षा कर रहा है। आपको पता ही नहीं होगा कि कानून को आपने किस प्रकार से, कहां कहां, किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। और अगर आपको राइटफुल तरीके से ग्राउंड पे भी एजिटेट करना है, तो वहां आप किस किस तरीके से और किस किस स्ट्रेटेजी से कर सकते हैं, वो कैसे करना है। देखिए, एक वकील का काम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ड्राफ्टिंग कर देना, उसका काम ये भी होता है कि एप्रोप्रिएट केसेस के लिए एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी बनाना। कब कहां पे कौन सा लोकुना काम आएगा, कब कहां पे कौन सा तीर काम आएगा, टू बी स्पेसिफिक, वहां पर उसी को इस्तेमाल किया जाता। सब जगह पे ब्रह्मास्त्र नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो आप सब लोग जागरूक हों, और आने वाले समय के अंदर जो चीजें आ रही हैं, लगातार आप लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आप सचेत रहें, जागरूक रहें और इन्फॉर्म्ड कंसेंट को समझें, सूचित सहमति को। ये बहुत गहरा शब्द है। आने वाले समय में हम आपको इसके और मायने समझाएंगे, लेकिन आप ये जानिए कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है, वो एक आपका ऐसा राइट है जो आपसे छीना नहीं जा सकता। अनएलिनेबल राइट है ये आपका। और इस राइट को अगर आप जान जाते हैं, तो आपके साथ धक्का नहीं हो पाएगा। फिर चाहे वो अपार आईडी का हो, या किसी सुई का हो, या किसी मुंह के मुखौटे का हो, या किसी नाक के अंदर डालने वाले टेस्ट का हो, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, तभी अधिकार बच पाएंगे। आई थिंक आपने सरल सहज शब्दों में बहुत सुंदर तरीके से ये बता दिया साहिल जी कि किस तरीके से आगे आने वाले समय के लिए हर एक का पार्टिसिपेशन बहुत आवश्यक है। तो आपके इस कीमती समय के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य और आपके मंगल की कामना करते हुए और आप हमेशा ऐसे ही जुझारू और शक्ति के साथ अपना काम करते रहें। और इसी के साथ मैं अब इस सेशन को विराम देने की अनुमति चाहूँगा अपने दर्शकों से, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एडवोकेट साहिल जी, आपने अपना कीमती समय दिया। और इसी के साथ सबको शुभ रात्रि, और सभी का मंगल हो, और बढ़ चढ़कर हम राष्ट्र हित में अपना काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।